हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। यानी कि हमने जो प्रीवियस टॉपिक में बात की थी कि जो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या वो अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है या फिर जो डॉटर सेल बनते हैं वह एग्जैक्ट उनके कॉपी होते हैं या फिर कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो वेरिएशन कहाँ से आए थे? तो जब डीएनए को रेप्लिकेट करता है, यानी कि डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है, तो वो कॉपीज कब बनाएगा? जब सेल डिवीजन होता है तब। और वो जो सेल डिवीजन होते हैं वह दो टाइप के होते थे, आपने देखे थे। यानी कि आप पढ़ चुके हैं, कौन से नाइन्थ में पढ़ चुके हैं। ओके, तो वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो अब इनमें पहले जो सेल डिवीजन होता है तो उसमें डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। या फिर जो आप वहाँ पर पढ़े थे, एक हो जाएगा मियोसिस एंड एक हो जाएगा माइटोसिस और एक हो जाएगा मियोसिस। ठीक है, तो अब ये माइटोसिस किस तरह होता था? तो उसमें जो उसका पेरेंट सेल होता है ना, तो उसके अंदर यानी कि हमें पता है कि कोई ह्यूमन में बोले तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 नंबर ऑफ पेयर में क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम के दिखाने के लिए आपने इस तरह के स्ट्रक्चरिंग भी देखे होंगे नाइन्थ में। ठीक है, और इसके साथ साथ डीएनए की बात करें तो डीएनए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्रोमोसोम के थ्रू समझते हैं कि हमें पता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वह कितने होते हैं? तो 46 होते हैं नंबर में। ठीक है, या फिर 23 पेयर में होते हैं। तो ये क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिवीजन होगा तब। तो ये पहले क्रोमोसोम कॉपीज होते हैं, यानी कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो ये कॉपी होकर क्या बना देगा? फर्स्ट वाला है वह भी अपनी कॉपी बना देगा, और ये जो सेकेंड क्रोमोसोम है वह भी अपनी कॉपीज बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर डीएनए क्या हुए? रेप्लिकेट हुए, यानी कि ये क्रोमोसोम यानी कि ये जो क्रोमोसोम है वह भी किनके बने हुए? डीएनए के बने हुए। तो यहाँ पर उनके अंदर डीएनए भी क्या कर रहे हैं? कॉपीज कर रहे हैं। इसकी वजह से क्रोमोसोम की नंबरिंग क्या हो गई? बढ़ गई, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम की भी कॉपीज मिली। ठीक है, तो फर्स्ट इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए है वो क्या हो रहे हैं? रेप्लिकेट कर रहे हैं, अपने को कॉपीज बना रहे हैं। ठीक है, अब ये माइटोसिस में होता क्या है? तो इनके थ्रू दो डॉटर सेल बनते हैं। तो वो दोनों डॉटर सेल में क्या होता है? तो वह दोनों डॉटर सेल में वह क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? हाफ हाफ हो जाएंगे। तो दो इसको इससे मिल जाएंगे और दो इससे मिल जाएंगे। तो इस तरह से इनमें डॉटर सेल में भी कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी कि जितने पेरेंट सेल में होते हैं मौजूद, पेरेंट सेल में जितने मौजूद होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल को भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो उस टाइम कुछ वेरिएशन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो वेरिएशन फिर इनके थ्रू क्या होगी? उन डॉटर सेल में भी आने वाली है। ठीक है, इसके साथ चलो ये मायोसिस में भी देख लेते हैं। तो मायोसिस में भी क्या होने वाला है? तो जो भी जिस प्लेस पर या फिर जिन सेल में ये मायोसिस प्रोसेस होती है तो वहां पर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होने वाला है? डीएनए अपने को कॉपीज करेंगे, यानी कि रेप्लिकेट करेंगे, तो वो बना देंगे उनके कॉपीज। ठीक है, और वो कॉपीज के थ्रू क्या होगा फिर? इनमें से 4 डॉटर सेल बनने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये कॉपीज होगा, जो 4 डॉटर सेल इनके बन रहे हैं वो डॉटर सेल को क्या हो जाता है? उनमें हाफ, यानी कि हर एक इक्वल फॉर्म में बढ़ जाएंगे, यानी कि हर एक को एक एक क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 46 थे, तो ये कॉपी होकर फिर ये हर एक को कितने मिल जाएंगे? 23 23 23। तो इस तरह से ये 4 डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? ये डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, यानी कि डीएनए की कॉपीज बन रही है। फिर क्या हो रहे हैं? 4 डॉटर सेल बन रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम यहाँ पर क्या हुआ कि इनके पेरेंट सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उसके थ्रू यहाँ पर क्या हो गए? हाफ हो गए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मियोसिस।
ठीक है। और इसके साथ साथ इनके अंदर 4 डॉटर सेल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या होता है 2 डॉटर सेल होते हैं और उनके साथ साथ उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, बट यहाँ पर आधे हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर कहने का मतलब ये जो डीएनए रेप्लिकेट होता है, उस डीएनए रेप्लिकेट के वक्त कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है। तो वो वेरिएशन फिर कहाँ पर आने वाली है, इन्हीं सेल के अंदर, इन्हीं डॉटर सेल के अंदर आने वाली है, ठीक है। तो अब ये वेरिएशन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखती है वो अब हम समझते हैं। तो हमें पता है कि जो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइनाइट प्लेस और निचेस इन द इकोसिस्टम। तो जो भी इकोसिस्टम है तो उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म की होती है जो उन इकोसिस्टम को सूट कर सके, ठीक है, उसे सह सके। ओके, फिर द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन is important for the maintenance of body design future and that allow the organism to use that particular niches। यानी कि ये जब रिप्रोडक्शन होता है तब डीएनए क्या होते हैं, कॉपीज होते हैं, तो वह उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों जब ये कॉपीज होते हैं तो उस टाइम उनके अंदर वेरिएशन भी देखा जाएगा और इसके साथ साथ ये डीएनए के पास क्या होता है इम्पोर्टेंस, उनके बॉडी डिजाइन का स्ट्रक्चर वगैरह वो सब उनके पास इंफॉर्मेशन जुड़ी रहती है। ओके, तो रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी टू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। यानी कि जहाँ पे वो रह रहे, जो भी इकोसिस्टम में वो रह रहे, तो वहाँ पर उनको एक रिप्रोडक्शन के थ्रू एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, यानी कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ ये डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहे हैं उनकी वजह से उन इकोसिस्टम के अपोज वह टिक भी सकते हैं। मान लो कि उनके अंदर डिफरेंट तरह की कोई इफेक्ट हो गए, अब कोई चेंजिंग हो रहे हैं इकोसिस्टम में, तो ये डीएनए भी उनके बॉडीज में क्या होता रहेगा, उस तरह के वेरिएशन बनाता रहेगा जिनके थ्रू वो आने वाले जो चेंजिंग है उसके सामने वो अपोज कर सकता है, टिक सकता है, ठीक है। निचेस कैन change because of reason beyond this control of organism, like temperature of earth can go up and down, या फिर water level can vary, या फिर meteorites heats। तो जब इस तरह की कंडीशन या फिर इस तरह के चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगे तो उस टाइम क्या होगा, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर एक सडनली चेंज आने लगेंगे, तो वो क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं, ठीक है। तो जो मर जाएंगे तो फिर उनकी जो स्पीसीज है वह आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेगी नहीं। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो उस टाइम उनके अंदर वेरिएशन आती है और वही वेरिएशन की वजह से उन्हें इस तरह के चेंजिंग के सामने प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी हो जाती है उनके बॉडीज को, यानी कि उनकी बॉडी फिर उस तरह से वेल डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, सब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अ पॉपुलेशन ऑफ द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आर suited to a particular niche and if the niche were drastically altered the population could be wiped out। यानी कि वो उस टाइम क्या होने वाली है, वो पॉपुलेशन सडनली डाई हो जाएगी, मरने लगेगी, ठीक है। बट इफ सम वेरिएशन वेर टू बी प्रिवेंट in a few individual in this population there would be some chance for them to survive। तो इन पॉपुलेशन के अंदर कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं या फिर जो उनके अंदर वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं वेरिएशन की वजह से फ्यू इंडिविजुअल्स जो होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स क्या हो जाएंगे, उनके सामने सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ चेंजिंग जो आते हैं इस तरह के उनके सामने वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि लार्ज niches आर फाउंड ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन कोल्ड वाटर। तो अब ये कुछ कोल्ड वाटर पर अंदर रहने वाले जो बैक्टीरियाज है वो उसी की तरह वो सूटेबल हो गए, ठीक है। अब मान लो कि वो जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो टेम्परेचर वेर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, तो मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड
डाई। क्यों? क्योंकि वो तो किसके लिए बने हुए हैं, तो इस तरह से ठंडे पानी कोल्ड वाटर के साथ वो सूटेबल है, ठीक है। तो इस तरह से सडनली चेंज आने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी गर्म होने लगेगा, तो इसकी वजह से वह वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकेंगे नहीं, तो मोस्ट ऑफली क्या होने लगेगी, वहाँ पर बैक्टीरियाज मरने लगेंगे। बट अब इनके जो न्यू इंडिविजुअल बन रहे हैं तो उनके डीएनए रेप्लिकेट होकर कुछ वेरिएशन लाएगी, तो वो वेरिएशन में ऐसा भी होगा कि वो उस जो पानी के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो टेम्परेचर के सामने एग्जिस्ट कर सके। ओके, तो उनके जो न्यू इंडिविजुअल होंगे या फिर कुछ इनके जो बैक्टीरियाज वगैरह है वो क्या कर सकते हैं, उनके सामने टिक सकते हैं, ठीक है। तो बट फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। तो अब उनके सामने जो हीट के सामने रेजिस्ट हो ऐसे बैक्टीरियाज या ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो क्या करेंगे, टिक सकेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे, ठीक है। एंड फिर वो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके सामने ग्रो करके वो अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये डीएनए रेप्लिकेट होकर उनके अंदर वेरिएशन पाया जाएगा तब, यानी कि ये वेरिएशन इनके पॉपुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे जैसे इनके सराउंडिंग या फिर इकोसिस्टम में जो भी चेंजिंग आ रहे हैं वैसे वैसे ये डीएनए में भी उनके लिए वेरिएशन भी प्रोवाइड होती रहेगी, यानी कि उन्हीं वेरिएशन के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी वहाँ पर कंफर्ट बनती रहती है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म हो वो उनके अकॉर्डिंग ये रिप्रोडक्शन के वक्त जो डीएनए रेप्लिकेट होता है वो वेरिएशन से उन्हें मिली रहेगी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने समझा इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, और ये जो सेल डिवीजन के दो प्रोसेस है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये मियोसिस है वो जो गैमेट फॉर्म होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव सेल बोले या फिर उसे दूसरा बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं हम, गैमेट्स। तो ये गैमेट्स फॉर्म होने के लिए ये मायोसिस जरूरी है, ठीक है। एंड माइटोसिस कहाँ पर होगा, तो जहाँ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर जो सेल फॉर्म हो रहे हैं सेल डिवीजन से, तो वहाँ पर माइटोसिस बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेल डिवीजन याद रखना है आपको, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन आज हमने देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो क्यों ज़रूरी है तो वो देखेंगे। उसके बाद हम प्लांट के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।